जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं। वहां वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल हो रहे हैं। देशी विदेशी कंपनियों के साथ निवेश पर बातचीत हो रही है, समझौते किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में जो हो रहा है उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हेमंत सोरेन के विदेशी दौरे के औचित्य पर सवाल हो गया है और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि दावोस जाकर क्या होगा जब अपने राज्य में आई कंपनियों को हम माहौल नहीं दे पाएंगे। और ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, इसके ठोस कारण हैं। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 4 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर निवेशक झारखंड में किस भरोसे पर आएंगे। जब हम उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते तो उन्हें बुलाने का भी क्या मतलब है। हालात ऐसे हैं कि हमारे नेता और विधायक ही उद्योगों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उनको भगाने पर तुले हैं। कभी सत्ताधारी दल का कोई नेता ट्रांसपोर्टिंग का रास्ता बंद करके बैठ जाता है तो कोई विधायक खुलेआम कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी और चोर बताता हुआ नजर आता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान जो कुछ भी हुआ है उसने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूरे प्रयास पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो आइए 4 मामलों से समझते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विदेश दौरा है, जो इन्वेस्टमेंट लाने का उनका प्रयास है, राज्य को विकसित बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके औचित्य पर कैसे सवाल खड़ा हो गया है। पहला मामला समझते हैं। बड़कागांव में कांग्रेस के नेता योगेंद्र साव, जो पूर्व मंत्री हैं, वो एनटीपीसी और अदानी के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। रोज गाली गलौज और धक्का मुक्की हो रही है। सरकारी अधिकारियों को गालियां दी जा रही हैं। रैयत कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कुछ रोज पहले योगेंद्र साव ने एनटीपीसी की कोल ट्रांसपोर्टिंग की सड़क पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी और कुर्सी लगाकर बैठ गए। रास्ता जाम रहा। कई घंटों तक सैकड़ों गाड़ियों की जो कोयला लदी हुई थी उनकी लाइन लग गई। और वजह क्या थी? वजह उनकी 30 साल पुरानी फैक्ट्री का ध्वस्त होना था और जमीन के मुआवजे में 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की मांग थी। लेकिन हाथ पैर जोड़कर आखिर पुलिस प्रशासन ने उनको हटवाया, दीवार तोड़ी गई और ट्रांसपोर्टिंग का काम शुरू हुआ। केस नंबर 2। 14 जनवरी को जमशेदपुर के जाने माने उद्योगपति देवांग गांधी के 24 साल के बेटे कैरव गांधी का अपहरण हो गया और एक हफ्ते बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अपहरणकर्ताओं ने इंडोनेशिया के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस एसआईटी बनाकर बिहार, उड़ीसा और झारखंड में छापामारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। व्यापारी संगठन सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, विपक्षी दल हमले कर रहे हैं, लेकिन कैरव गांधी का कोई सुराग लगा पाने में पुलिस विफल रही है। तीसरा मामला 20 जनवरी का है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में गोंदुलपारा में अडानी की खनन परियोजना के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक पब्लिक हियरिंग यानी जन सुनवाई का आयोजन किया था और जन सुनवाई के बीच बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक हरवे हथियार लेकर घुस गए और कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की, लोगों के साथ मारपीट और बदतमीजी की गई। पुलिस के सामने ये पूरा वाकया होता रहा, पूरी हुड़दंग और पूरा उत्पात मचाया जाता रहा, लेकिन पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखती रही। और अब चौथे मामले पर आते हैं। 20 जनवरी को ही लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में भैंसादोन नाम का एक गांव है। वहां एएलसी नाम की एक कंपनी के लोग पहुंचते हैं। पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं और इन सबको लोकल ग्रामीण बंधक बना लेते हैं। 2 घंटे तक इन सब लोगों को बंधक बनाए रखा जाता है और 2 घंटे बाद पुलिस के हस्तक्षेप पर ये सभी कंपनी के लोग ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त होते हैं और गांव से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन जाते जाते ग्रामीणों ने उनको चेतावनी दी है कि अगर आप लोग दोबारा बिना अनुमति हमारे गांव में आएंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एएलसी कंपनी को लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में भैंसादोन गांव में कोयला खनन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी की तरफ से अनुमति मिली है, यानी उसको एमडीओ बनाया गया है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, नेता और ग्रामीण और रैयत ही नहीं है, अपराधियों के गिरोह भी हैं और इन गिरोहों के निशाने पर कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। आपको कुछ उदाहरण देता हूं दिन और तारीख के हिसाब से।
28 सितंबर 2025 का दिन था। धनबाद जिले में बीसीसीएल का मुनिडीह एरिया है, वहां काम करती है इंदू नाम की आउटसोर्सिंग कंपनी। उसके एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट यानी एवीपी गोपाल रेड्डी को अपराधी गोली मार देते हैं, उनकी जांघ में गोली लगती है। मामला रंगदारी का है। 7 मार्च 2025 को रांची के पॉश एरिया बरियातू में पैनम कंपनी के मालिक और कोयला ट्रांसपोर्टर विपिन मिश्रा को रंगदारी के लिए दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। वे बच जाते हैं और इस केस की पुलिस ठीक से जांच भी शुरू नहीं कर पाती है कि अगले ही दिन यानी 8 मार्च 2025 को हजारीबाग में एनटीपीसी के डिप्टी जनरल मैनेजर कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 17 जनवरी 2024 का दिन था। एनटीपीसी के अधिकारी पर अपराधियों ने लगातार 6 राउंड फायरिंग की। यह घटना पांडु अगरटोला के पास हुई। 2 अगस्त 2023 को लातेहार के बालूमाथ में कोयला कारोबारी राजेंद्र साहू को अपराधियों ने गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। 7 जुलाई 2023 को रांची राजधानी के अरगोड़ा में कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को पेट में रंगदारी के लिए गोली मारी गई। 9 मई 2023 को बड़का गांव में ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार भास्कर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एनटीपीसी के लिए काम करती है ऋत्विक कंपनी। 15 मार्च 2023 को धनबाद के गोविंदपुर में कोयला कारोबारी बंटी चौधरी के आवास पर फायरिंग होती है और 22 जनवरी 2023 को धनबाद के कतरास में कोयला कारोबारी मनोज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 23 जनवरी 2023 को रामगढ़ के भुरकुंडा में कोयला कारोबारी गज्जू साहू की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं और 4 दिसंबर 2019 को एनटीपीसी की आउटसोर्सिंग कंपनी त्रिवेणी सैनिक के जीएम गोपाल सिंह की अपराधी हत्या कर देते हैं। और सारे मामलों में वजह एक ही है, एक्सटॉर्शन, रंगदारी, पैसे की मांग। संगठित गिरोहों की बात करें तो झारखंड में कई गिरोह हैं ऐसे जो पैसे के लिए हत्याएं करते हैं। अमन साहू का गिरोह था इसमें। रांची, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, धनबाद और छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। अमन साहू मुठभेड़ में मारा जा चुका है, लेकिन उसका गिरोह मयंक सिंह और राहुल सिंह चला रहे हैं। अमन श्रीवास्तव का गिरोह है जो रामगढ़, हजारीबाग और लातेहार में एक्टिव है, कोयला क्षेत्रों में। विकास तिवारी का गिरोह है जो पतरातू, रामगढ़ और हजारीबाग में एक्टिव है, ये भी कोयला क्षेत्र है। सुजीत सिन्हा का गिरोह लातेहार, पलामू, रांची और चतरा में एक्टिव है। और प्रिंस खान का गिरोह है जो मुख्यतः धनबाद में एक्टिव है, लेकिन अब रांची और पलामू में भी इसकी गतिविधियां देखने को मिल रही है। और हाल ही में प्रिंस खान के गिरोह ने चतरा, पलामू और रांची में व्यापारियों से रंगदारी मांगी है और रांची में जमीन कारोबार में भी ये गिरोह उतर रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। प्रिंस खान दुबई से ऑपरेट कर रहा है और उसका एक वीडियो भी हाल ही में काफी चर्चा में रहा था। इसके अलावा नक्सली गिरोह हैं या नक्सली संगठन है, जो भी कह लीजिए। झारखंड में दोस्तों माओवादी नक्सलियों की कमर जरूर टूटी है, लेकिन वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा पीएलएफआई, जेजेएमपी, संघर्ष जनमुक्ति परिषद, टीएसपीसी जैसे नक्सली कहे जाने वाले आपराधिक गिरोह भी सक्रिय हैं जो खनन क्षेत्रों से उगाही करते हैं। तो झारखंड में माहौल उद्योगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जान देंगे जमीन नहीं देंगे एक प्रचलित नारा बन चुका है। नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों में उद्योगों के लिए इतनी नफरत भर दी है कि कंपनी गांव में घुस नहीं पाती है। हालांकि कुछ जगह उद्योगों ने भी गलतियां की, ऐसा नहीं है कि उद्योग बहुत पाक साफ है, लेकिन पिछले 25 साल में जितने एमओयू झारखंड की अलग अलग सरकारों ने किए हैं, चाहे वो भाजपा की रही हो या दूसरी सरकारें, वे अगर जमीन पर उतर जाती तो झारखंड की सूरत आज कुछ और होती। मजदूरी के लिए यहाँ के लोगों को पंजाब, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, दक्षिण के राज्य जैसे इलाकों में नहीं जाना पड़ता और यहाँ की आदिवासी बच्चियों को महानगरों में शोषण का शिकार भी नहीं होना पड़ता। आर्सेलरमित्तल, वेदांता, जिंदल, भूषण, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, आधुनिक स्टील, अभिजीत जैसी कई कंपनियों ने लाखों करोड़ के एमओयू झारखंड में किए, लेकिन आज एक भी प्रोजेक्ट दिखता नहीं है। अदानी ने गोड्डा में एक पावर प्लांट लगाया है, लेकिन वो कैसे लगा, कितनी बाधाएं आई, कैसी नेतागिरी चली, कैसा विरोध हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। और उसके लग जाने के बाद भी जैसी बयानबाजी होती रहती है राजनीतिक, वो भी लोग देखते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंशा चाहे बहुत साफ है, लेकिन उनके सामने चुनौती ये भी है कि वे झारखंड को एक इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बनाकर दिखाएं, जहां सरकारी बाबू
कागजों के लिए लोगों को दौड़ाते न रहें। लोग निडर होकर, भय मुक्त होकर काम करें। इस डर में न रहें कि कब किसका फोन आ जाएगा पैसे के लिए और कब किसकी गोली सीने के आर पार हो जाएगी। नेता अपने फायदे के लिए लोगों को मोहरा न बनाएं, रास्ता न रोकें, किसी की पब्लिक हियरिंग में उत्पात न मचाएं। तब तो दावोस जाने का फायदा है, अन्यथा कहीं चले जाएं, हाथी उड़ा लें, इन्वेस्टर समिट बुला लें, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन कहीं चले जाएं। इन्वेस्टर तो एक क्लिक से यहाँ की असलियत पता कर लेगा और ये जान जाएगा कि यहाँ उद्योग लगाने लायक माहौल है कि नहीं। खनिज होने से कुछ नहीं होता और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हेमंत सोरेन के सामने आज चुनौती निवेश लाने की नहीं है, राज्य की छवि सुधारने की है। छवि अगर सुधर गई, माहौल अगर बन गया, तो टाटा स्टील वाले टीवी नरेंद्रन दावोस में नहीं, कांके रोड में ही आकर मिलेंगे, क्योंकि घर तो उनका जमशेदपुर में है और जमशेदपुर से रांची के कांके रोड पहुंचने में मुश्किल से 1.5-2 घंटे लगते हैं आज की तारीख में। तो दावोस जाने की कोई जरूरत नहीं है। माहौल सुधरेगा तो कंपनियां खुद ब खुद आपके दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी एमओयू करने के लिए। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या हेमंत सोरेन का जो प्रयास है वो रंग लाएगा, या यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ का जो माहौल है और यहाँ की जो नेतागिरी और अपराधी गिरोहों की जो हरकत है उसकी वजह से कोई कारोबारी, कोई उद्योगपति यहाँ आने से डरेगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।